शायद कुछ कहानियां सच में आपका पीछा करती हैं। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं बताया तो शायद यह मुझ पर भारी पड़ जाती। ये कोई साधारण किस्सा नहीं, बल्कि मेरे जीवन की सबसे अजीब और डरावनी घटना है। जो भी हो, आप इसे बस कहानी समझ सकते हैं, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसे जिया है। जब मैंने पहली बार उस हॉस्टल में कदम रखा तो सब कुछ नया और रोमांचक लग रहा था। पहली बार घर से दूर रहने का मौका मिला था। दोस्तों का साथ, पढ़ाई और रात में गप्पे मारने का दौर, हर चीज में खुशी थी। लेकिन तभी मैंने पहली बार कमरा नंबर 306 का जिक्र सुना। हॉस्टल के बड़े लड़के इससे जुड़े चुटकुले सुनाते थे। अगर तेरी हिम्मत है तो उस कमरे में रात भर रुक कर दिखा। रणविजय, मेरा सबसे करीबी दोस्त, इस पर हंसकर कहता। बस झूठ मूठ की बातें हैं दोस्त, कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन मैं हर रात उस कमरे की तरफ देखता। वह दरवाजा कभी खुला नहीं दिखा। पुराने दरवाजे पर ताले की जंग लगी हुई थी और उस पर कई हथेली के निशान उभरे थे, जैसे किसी ने उसे खोलने की नाकाम कोशिश की हो। एक रात ग्रुप में किसी ने मुझसे कहा, तूने सुना है ना, कोई 10 साल पहले एक लड़के ने वहां खुद को फांसी पर लटका लिया था। क्यों? मैंने पूछा। कुछ ठीक ठीक तो पता नहीं, उसने कहा। लेकिन कहा जाता है कि वह यहां पढ़ाई में सबसे होशियार था। उसका रूममेट उससे ईर्ष्या करता था। किसी झगड़े के बाद उसने उसे अकेला छोड़ दिया और अगली सुबह उसकी लाश पंखे से लटकी मिली। रणविजय मजाक उड़ाता रहा। इन कहानियों को सीरियसली लेगा तो हॉस्टल छोड़कर भाग जाएगा। आराम कर भाई। मैं इन सबको भूलना चाहता था, पर उस रात मेरे साथ कुछ हुआ। रात के 2 बजे का वक्त था। मुझे एक हल्की खटखट की आवाज सुनाई दी। लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई है। रणविजय, तू है क्या? मैंने सवाल किया। कोई जवाब नहीं। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। गलियारा पूरी तरह खाली था। अचानक मुझे हवा का एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। उस ठंड ने मेरे शरीर को जमाने जैसा एहसास दिया। गलियारे के दूसरे छोर पर मुझे एक हल्की परछाई दिखी, काली, ठंडी, स्थिर। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया। दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैंने सच में परछाई देखी या यह मेरा भ्रम था? रणविजय गहरी नींद में था। मैंने उसे जगाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर रही, और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मैं सोच रहा था कि शायद यह सिर्फ मेरा वहम होगा, लेकिन वह एहसास, वह ठंडक और उस परछाई की मौजूदगी, ये सब मेरे दिमाग में गहराई तक बस गया। अगले दिन मैंने इसे भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी मुझे सामान्य महसूस नहीं करवा सका। और फिर उसी रात वह सच में शुरू हुआ। अगले दिन हॉस्टल का माहौल पहले जैसा ही था। लड़के चिल्ला चिल्ला कर खेल रहे थे, कुछ लोग पढ़ाई में लगे थे, और रणविजय हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा था। मैंने उसे पिछली रात की घटना के बारे में बताना चाहा, लेकिन सोचा कि वह इसे फिर से मजाक में ले लेगा। शाम के समय हमारे हॉस्टल का चौकीदार रामू काका पुरानी कहानियों का जिक्र करने लगा। कमरा 306 के बारे में सुना है तुमने? उन्होंने अचानक पूछा। आप भी? अब आप ही बता दीजिए, इसका क्या चक्कर है? रणविजय ने कहा। रामू काका ने इधर उधर देखा, जैसे किसी के सुनने का डर हो, फिर बोले, यहां जो हुआ वह आसान बात नहीं है। उस लड़के ने खुद को क्यों खत्म किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात सब जानते हैं, जो भी उस कमरे में गया वह सही सलामत नहीं लौटा। कुछ कहते हैं वहां जाने वाले खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, दूसरों के दिमाग खराब हो जाते हैं। मैं रामू काका की बातों को हल्के में नहीं ले सकता था। मैं जानता था कि मैंने पिछली रात कुछ महसूस किया था। उस रात कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। हॉस्टल के गलियारे में हल्की सी हवा की सरसराहट तक सुनाई दे रही। रणविजय अपने बिस्तर पर सो चुका था। मैं किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह विचलित था। फिर वह खटखटाहट दोबारा शुरू हुई, इस बार तेज और बार बार। रणविजय, दरवाजा खोल, कोई खड़ा है, मैंने धीरे से कहा। रणविजय बड़बड़ाते हुए बोला, तू जाकर देख यार, मुझे नींद आ रही है। मैं हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई भी वहां नहीं था, मगर इस बार दरवाजे के पास जमीन पर पानी के निशान थे।
जैसे कोई गीले पैरों से चला हो। मैंने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया और वापस अपने बिस्तर पर बैठ गया। जैसे जैसे रात गहराती गई अजीब चीजें शुरू हुईं। रूम का बल्ब बार बार झपकने लगा। कमरे में तेज ठंड महसूस हो रही थी जबकि पंखा भी बंद था। और फिर मैंने उसे देखा। खिड़की के शीशे पर एक परछाई। वह परछाई हिली नहीं, स्थिर थी। खिड़की के पास उसके सिर के बाल बेतरतीब थे और उसकी आंखें खाली घूर रही थीं। ये क्या है? मैंने खुद से कहा। मैंने हिम्मत करके खिड़की की ओर बढ़ने की कोशिश की। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। जैसे ही मैंने खिड़की खोली वह परछाई गायब हो गई, लेकिन वह ठंड अब मेरे पीछे थी। मुझे अपने कंधों पर किसी की सांसें महसूस हो रही थी। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि कुछ असाधारण मेरे आसपास है। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा भ्रम था, लेकिन यकीन मानिए यह भ्रम नहीं था। वो मेरे आसपास था और यह सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं था। मैंने कोशिश की कि मैं इस सब को इग्नोर करूं, लेकिन यह आसान नहीं था। जब कोई चीज आपकी सोच के हर कोने में फैल जाए तो उससे भाग पाना मुमकिन नहीं होता। वो परछाई, वो ठंडक, ये कोई वहम नहीं था। अगले दिन मेरी आंखें बहुत देर से खुली। रात भर जागने के बाद शरीर थका हुआ था। रणविजय ने मजाक में कहा, लगता है तेरी भूत भूत की कहानियों ने तुझे ढंग से सोने नहीं दिया। अब उठ जा, क्लास के लिए देर हो रही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद से उलझा हुआ था। यह सब सिर्फ एक मानसिक दबाव था, या उस कमरे, उस परछाई और उस अजीब सन्नाटे में कुछ सचमुच छिपा हुआ था। क्लास खत्म होने के बाद मैंने रणविजय से कहा, शाम को कमरा 306 चलेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि अंदर क्या है। रणविजय ठहाका लगाकर बोला, तू पागल है क्या? और वैसे भी वो बंद कमरा है, हमें वहां जाने कौन देगा? मैंने उसे मना लिया। अगर हम अंदर जाकर समझ पाएं कि ये सब क्या है तो शायद ये डर खत्म हो जाए, मैंने कहा। जैसे ही रात गहराई, हॉस्टल के गलियारे में सन्नाटा छा गया। मैं और रणविजय चुपके से कमरा 306 की ओर बढ़े। उस कमरे का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था आज थोड़ा सा खुला हुआ था। क्या किसी ने इसे खोला? रणविजय फुसफुसाया। मैंने बिना जवाब दिए दरवाजे को और धकेला। कमरे के अंदर का दृश्य ऐसा था जैसे सालों से किसी ने यहां कदम न रखा हो। धूल की मोटी परत फर्श पर जमी थी। दीवारें फीकी और फटी हुई थीं और एक पुराने लकड़ी के पंखे पर मकड़ी के जाले थे। यहां कुछ खास नहीं है, रणविजय ने कहा, लेकिन मेरी नजर फर्श पर खींचे गहरे निशानों पर पड़ी। यह निशान जैसे फर्श पर किसी भारी चीज को खींचे जाने की गवाही दे रहे थे। रणविजय, देख ये निशान, ये कैसे बने हो सकते हैं? मैंने सवाल किया। हम कमरे के अंदर आगे बढ़े। तभी मैंने महसूस किया कि हवा में ठंडक और बढ़ गई थी। वह अजीब ठंड जो मैंने पहले महसूस की थी अब हर कोने में थी। कमरे के कोने में एक टूटी हुई मेज के नीचे मुझे एक पुरानी डायरी मिली। क्या है इसमें? रणविजय ने पूछा। मैंने जल्दी जल्दी उसे पलटकर देखा। पन्नों पर कोई तारीखें नहीं थी, लेकिन उसमें वही बातें लिखी थीं जो मैंने और दूसरों ने सुनी थीं। मेरा नाम राजेश है। उन्होंने मेरा मजाक बनाया, मुझे मारा। कोई मेरी आवाज नहीं सुन सका। इस कमरे में मेरा अंत हुआ और यहां मैं कैद हूं। कोई भी जो मेरी मदद करेगा वह मेरी पीड़ा का गवाह बनेगा। मेरे हाथों से डायरी गिर गई। रणविजय, ये वही लड़का है, राजेश। डायरी पढ़ते पढ़ते मैंने कमरे में कुछ हरकत महसूस की। पहले हल्की सरसराहट, फिर एक जोर का धमाका, जैसे किसी ने दीवार पर हाथ मारा हो। रणविजय ने कहा, यह क्या था? तभी कमरे के कोने से एक परछाई उभरने लगी। वह इंसानी आकार में थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी धुएं से ढका हो। यह राजेश है, मैंने बुदबुदाया। वह परछाई हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि डर एक एक पल के साथ बढ़ता जा रहा था। मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। रणविजय ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। यहां से भाग चलो, उसने चिल्लाते हुए कहा। हमने वहां से दौड़कर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया। हमारे चारों तरफ वही ठंड थी और उस परछाई की आहट करीब आती जा रही थी। हम यहां से बच नहीं पाएंगे, मैंने डर से कहा। रणविजय दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तभी
उस परछाई ने पहली बार बोलना शुरू किया। कौन हो तुम दोनों? तुमने मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज गहरी, डरावनी और गूंजती हुई थी। हम बस यहां से निकलना चाहते हैं, रणविजय चिल्लाया, लेकिन वह परछाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी उपस्थिति हमारी सांसों को और भारी कर रही थी। और फिर उसने मेरी ओर इशारा किया। तुमने मेरी डायरी पढ़ी है, अब तुम मेरी पीड़ा को महसूस करोगे। मैंने सोचा था शायद डर केवल हमारे मन का भ्रम होता है, लेकिन जब उस रात मेरी आंखों के सामने सच आया तो मैंने खुद से नफरत की कि मैं यहां क्यों आया। मैंने खुद को रोक क्यों नहीं लिया। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही सवाल पूछते। हम दोनों अब दीवार के पास दुबके खड़े थे। उस परछाई ने जैसे पूरा कमरा अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब तो हम नहीं बचेंगे, रणविजय फुसफुसाया। मैंने कसमसाते हुए कहा, चुप रहो, हो सकता है ये हमें जाने दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजेश की आत्मा ने ठंडी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी डायरी पढ़ी है, अब तुम सच जानोगे। मैं वो सब दिखाऊंगा जो मैंने सहा। उसके बाद कमरे की हर चीज हिलने लगी, दीवारें कांपने लगी। हमने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह परछाई इतनी भारी महसूस हो रही थी कि हमारे पैरों ने मानो जमीन छोड़ दी। हम दोनों बेसुध से हो गए। जब मैंने आंखें खोली तो मैं खुद को एक अजीब धुंधले अंधकार में खड़ा पाया। आसपास रणविजय कहीं नहीं था। मैं किसी खाली जगह में अकेला खड़ा था और सामने वहीं परछाई थी। देखो मेरा सच, उसने कहा। तभी एक अजीब दृश्य मेरी आंखों के सामने उभरा, जैसे किसी ने पुराने पलों की तस्वीरें दिखाना शुरू कर दी हों। मैंने देखा राजेश एक सीधा सादा लड़का था जो पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके हॉस्टल के कुछ लड़के उसे बुरी तरह तंग करते थे। उसे किसी से भी मदद मांगने से रोका गया, उसे बार बार अपमानित किया गया। मैं चुप था, राजेश की परछाई ने कहा, लेकिन उनके मजाक बढ़ते गए। वे मुझे मारते, डराते और मेरे ऊपर हंसते। तभी दृश्य बदल गया। मैंने देखा एक दिन राजेश को एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके हॉस्टल के रूममेट्स ने उसकी मदद करने की बजाय उसे और अधिक डराने का फैसला किया। उन्होंने उसे बताया कि वह इस कमरे में हमेशा अकेला रहेगा। यही कमरा 306 था। परछाई की आवाज गूंज रही थी। मैंने देखा कि राजेश ने कई दिनों तक मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। वह अकेला था, टूट चुका था। और फिर वह दृश्य और भी गहरा हो गया। मैंने देखा कि राजेश कमरे के कोने में बैठा था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। वह रोते हुए अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। और तभी उसने खुद को फांसी लगा ली। मैंने सोचा इससे मेरा दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। अब मैं यहीं फंसा हूं सालों से। हर पल उस दर्द को फिर से जी रहा हूं। परछाई की आवाज भारी हो गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही मैंने यह देखा, उस धुंध ने फिर से मुझे घेर लिया। मैं वापस कमरे में लौट आया और रणविजय बगल में सहमा खड़ा था। वह बुरी तरह कांप रहा था। आकाश, ये खत्म नहीं हो रहा। तभी परछाई एक बार फिर उभरी। इस बार वह और तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी। तुमने मेरा सच देखा है, अब इस कमरे से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मैंने डर से अपनी डायरी उठाई और कहा, हम मदद करेंगे। जो तुम्हारे साथ हुआ उसे दुनिया को बताएंगे, तुम्हारी कहानी बताएंगे, तुम्हारे नाम को इंसाफ दिलाएंगे। परछाई थोड़ी देर के लिए रुकी। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों की जगह खालीपन था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह मेरी बात पर विश्वास करने की कोशिश कर रही है। कुछ देर बाद परछाई कमरे की दीवार में गायब हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। रणविजय तुरंत भाग खड़ा हुआ, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। राजेश, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, मैं वादा करता हूं, मैंने बुदबुदाया। उस रात हम दोनों हॉस्टल छोड़कर भाग गए। अगली सुबह मैं प्रिंसिपल के पास गया और वह डायरी उन्हें दी। मैंने उनसे कहा, राजेश की कहानी हर किसी को बतानी चाहिए, लेकिन उनकी आंखों में डर था। उन्होंने वह डायरी मुझसे लेकर लॉकर में बंद कर दी और कहा, इस बारे में किसी को मत बताना, यह कॉलेज की साख खराब कर देगा। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं वहां से चुपचाप लौट गया। अब भी मुझे महसूस होता है यह घटना खत्म नहीं हुई। मैं अब भी कभी कभी राजेश को अपने सपनों में देखता हूं। हर बार वह मुझे घूरता है, जैसे पूछ रहा हो, तुमने मेरा वादा क्यों नहीं निभाया। मैंने कोशिश की,
लेकिन कोई नहीं सुनता। और इसीलिए मैं आपको यह सब बता रहा हूं। हो सकता है अगली बार आप उस कमरे के पास जाएं और राजेश अब भी इंतजार कर रहा हो। हर कहानी एक नई उम्मीद देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारा चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करें। शायद अगली कहानी आपके दिल को छू जाए